हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस पाठ के भाग 4 को। और इस भाग में हम दो मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या होता है? इसका नाम, इसकी परिभाषा जो है इसके नाम में ही छुपी है, विस्थापन। विस्थापन वर्ड बना है विस्थापित से। इसका मतलब विस्थापित करना, इसका मतलब स्थान बदलना। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस से बना है। डिस्प्लेस का मतलब एक पदार्थ के या एक तत्व के परमाणुओं को एक यौगिक से बाहर निकाल देना और उसकी बजाय किसी दूसरे तत्व के परमाणु को उनके स्थान पर रख देना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसका मतलब अधिक अभिक्रियाशील तत्व वहां जाएगा और अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को बाहर निकाल देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा उसके यौगिक में। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया तत्वों की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। अब क्या होती है सक्रियता श्रेणी, यह हमें याद करनी है। एक श्रेणी है, इस श्रेणी के लिए आप जरा देखिएगा, मैं श्रेणी यहां बनाने जा रहा हूं। सबसे ऊपर है के मीन पोटाशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, तांबा बोल सकते हैं, Hg पारा, Ag सिल्वर, Au सोना या गोल्ड और Pt क्या है? प्लेटिनम। यह है हमारे पास सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता कम होती जाती है। इसका मतलब इस श्रेणी में सबसे ऊपर क्या है? के क्या है? पोटाशियम, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। और सबसे नीचे क्या है? पीटी क्या है? प्लेटिनम, वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो जरा इस श्रेणी को यदि देखें, इस श्रेणी को हम याद करने के लिए एक छोटा सा मेथड और भी है, एक शॉर्टकट है इसे याद करने के लिए। आप कैसे याद करेंगे? देखिएगा, सबसे ऊपर के है, के को बोलते हैं केदार, अन्य को नाथ, सी मीन का, Mg क्या है? माली, Al क्या है? आलू, Zn क्या है? जरा, Fe क्या है? फीके, Sn टीन को बोलना है से, Pb क्या है? पकाता, H हाइड्रोजन को बोलना है। अब उसके बाद इसे याद करने के लिए एक सिंपल मेथड है। अब इसका पहला अक्षर देखिए, CHAAP। क्या बना देंगे हम इसे? इकट्ठा मिलकर क्या बना देंगे? चाप। CHAAP, इसको हम चाप याद रखेंगे, चाप जो हम खाते हैं। तो सीरीज कैसे याद करनी है? ये सक्रियता श्रेणी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है और उसके बाद चाप, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। इस श्रेणी में जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तत्वों की क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो जो यह विस्थापन अभिक्रिया है इस श्रेणी पर आधारित है। अब इसे एक उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण देखिए, जब लोहे की कील को एक नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के पश्चात उस लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और नीले रंग का विलयन मलिन या हल्का हरा हो जाता है। कैसे? जरा देखिएगा।
हम जानते हैं लोहे की कील को डुबोया, तो लोहा क्या है? Fe, हमने Fe ले लिया, सॉलिड है। किस में डुबोया हमने? कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 एक्वस, तो Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस। तब क्या होगा? अब हमें क्या देखना है, यहां पर एक हमारे पास है Fe तत्व, एक है यहां Cu तत्व। हम इस श्रेणी में Fe और Cu की पोजीशन देखेंगे कि Fe हमारे पास ये पड़ा है, Cu ये रहा। आप यहां देखेंगे Fe हमारे पास ये है, Cu ये। तो इस श्रेणी में इन दोनों में से जो नीचे होगा उसकी क्रियाशीलता कम है। तो Fe और Cu में से किसकी क्रियाशीलता कम है? Cu की। इसका मतलब Fe अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद रखिएगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील है तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देगा और खुद जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, यहां पर Fe जाएगा, वो CuSO4 में से Cu को बाहर निकाल देगा और खुद जाके वहां जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? Cu बाहर चला गया और Fe वहां जुड़ गया। ये क्या बन गया? FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो हुआ क्या, जब हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया तो लोहे की कील पर जो ये कॉपर धातु बाहर निकली है यह एक भूरे रंग की परत बना देगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी। लोहे की कील के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। वो किसकी होगी? कॉपर धातु की। और जो शुरू में नीले रंग का विलयन था कॉपर सल्फेट का, वह बाद में मलिन या हल्का हरा हो जाएगा। वो किसमें बदल जाएगा? फेरस सल्फेट में। किसमें बदल जाएगा? फेरस सल्फेट। तो देखिएगा Fe क्या है हमारे पास? लोहा। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका शुरू में कलर कैसा था? नीला। अब ये बन क्या गया है? FeSO4, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसका कलर कैसा है? मलिन या हल्का हरा। और ये कॉपर क्या है हमारे पास? Cu क्या है? कॉपर धातु। तो इस तरह से लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यदि हम सेकंड उदाहरण की बात करें तो सेकंड उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं? अब हम ले रहे हैं Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस। अब हम देखेंगे Zn जिंक धातु, CuSO4 में कॉपर धातु। अब हम इन दोनों की पोजीशन देखेंगे कि दोनों इस श्रेणी में कहां पर है। आप जरा चेक कीजिए, Zn ये पड़ा जरा और Cu ये रहा कॉपर। इन दोनों में से कौन ऊपर है? Zn। इसका मतलब Zn जिंक धातु कॉपर के मुकाबले अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा? जो ज्यादा क्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देगा। तो Zn क्या करेगा? CuSO4 में से Cu को बाहर निकाल देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? Zn Cu की जगह क्या? ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है आपके सामने। Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस। Zn गया, Cu से ज्यादा क्रियाशील है तो Cu को बाहर निकाल देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। एक और उदाहरण देखिएगा, Pb सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वस। हमें धातुओं की क्रियाशीलता का कंपैरिजन करना है। अब आप देखिएगा, ये है हमारे पास Pb, ये है Cu। हमें चेक करना है कि क्या Pb Cu से ज्यादा क्रियाशील है या नहीं है। अब इसे देखिएगा आप, ये हमारे पास है Pb, इस श्रेणी में Pb पक्का था, और ये है Cu। इन दोनों में से कौन ऊपर है? Pb। और Cu में से कौन ऊपर है? आप देख रहे हैं Pb। इसका मतलब Pb जो धातु है, लेड धातु, कॉपर से मुकाबले में ज्यादा क्रियाशील है। तो लेड धातु जाएगी, CuCl2 में से Cu को बाहर निकाल देगी और खुद जाके जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? PbCl2 एक्वस प्लस कॉपर धातु बाहर निकल जाएगी, Cu सॉलिड। तो यह है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के लिए एक बार इस श्रेणी को दोबारा याद कर लीजिएगा। केदार नाथ का
माली, आलू, जरा, फीके, से, पकाता, है, फिर चाप, CHAAP, C मीन कॉपर, H मीन Hg मरकरी या पारा, A मीन Ag सिल्वर या चांदी, A मीन Au सोना या गोल्ड और P मीन Pt प्लेटिनम। ठीक है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। अब हम एक उदाहरण और करते हैं। अब हमने किया, हम कहते हैं Cu सॉलिड प्लस ZnSO4 एक्वस। अब हम Cu और Zn का कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा क्रियाशील है। ये Cu है, ये Zn। इस श्रेणी में देखा, यहां हमारे पास Cu मैंने डॉट लगा दिया और ये रहा Zn, इधर डॉट लगा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि Cu जो है वो Zn से क्या है, कम क्रियाशील है, क्योंकि Cu नीचे है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील। तो यदि वो कम क्रियाशील है तो वो ZnSO4 में से Zn को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इसका मतलब ZnSO4 में से Zn बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब विस्थापन नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, कोई अभिक्रिया, क्या कहा जाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि Cu जो है Zn के मुकाबले में कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो ZnSO4 में से जिंक धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। तो यह है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब दो यौगिक हैं, उनमें से हमारे पास क्या होगा, तत्वों के परमाणुओं का आदान प्रदान होगा, यानी कि एक यौगिक से एक तत्व के परमाणु दूसरे के पास जाएंगे और दूसरे यौगिक से एक तत्व के परमाणु पहले वाले के पास जाएंगे। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब पहला अभिकारक दूसरे को अपने आयन देगा, दूसरा अभिकारक पहले को अपने आयन देगा, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप श्वेत रंग के एक अविलय पदार्थ, अविलय मीन जो घुलनशील नहीं है, उसे अवक्षेप भी बोलते हैं। अविलय पदार्थ अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपन अभिक्रियाएं, अवक्षेपन को इंग्लिश में बोलते हैं, अवक्षेप को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, तो इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे कि अविलय पदार्थ क्या है, कि एक अघुलनशील पदार्थ बाहर निकल रहा है जो परख नली के तली में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दो यौगिकों के बीच आपस में आयनों का आदान प्रदान। हमने लिया Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस। Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट। BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड। ये दो यौगिकों का हमने जलीय विलयन को आपस में मिलाया, तो होगा क्या, यहां से SO4 जो है वो Ba के पास चला जाएगा और यहां से Cl क्या है वो Na के पास आ जाएंगे। SO4 जब Ba के पास जाएगा ये बनेगा BaSO4। BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ये सॉलिड ठोस पदार्थ के रूप में होगा और यह अवक्षेप बनाएगा जो तली में इकट्ठा होता है, इसलिए यहां एक तीर का निशान नीचे की तरफ दिखाना है। प्लस 2 Na और 2 Cl मिलकर क्या बनेंगे, 2 NaCl एक्वस। तो यह है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया कि एक यौगिक ने अपने आयन दूसरे को दिए और दूसरे यौगिक ने अपने आयन पहले को दिए। तो ये Na2SO4 क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट। BaCl2 क्या है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड। इनको मिलने से अवक्षेप क्या बना है, BaSO4, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट। और NaCl क्या बना है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास था द्विविस्थापन अभिक्रिया का पहला उदाहरण। अब इसका एक दूसरा उदाहरण हमने लिया AgNO3 एक्वस। Ag क्या है, सिल्वर, NO3 है नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, साथ में मिलाया हमने
NaCl एक्वस सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अब होगा क्या, यहां से Cl जाएगा Ag के पास और वहां से NO3 जाएगा Na के पास। इस तरह से ये आयनों के रूप में जाएंगे। Cl नेगेटिव जाएगा, NO3 नेगेटिव यहां जाएगा, AgCl सॉलिड, ये अवक्षेप बन रहा है, प्लस NaNO3 एक्वस। तो ये है हमारे पास AgNO3। क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये बना क्या है हमारे पास, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो पहले अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बने हैं और दूसरी अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप बने हैं। हमने क्या देखा कि पहली रासायनिक अभिक्रिया में SO4-2 सल्फेट आयन बेरियम के पास गए हैं और यहां से Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन Na के पास गए हैं। तो आयनों का आदान प्रदान हुआ दोनों अभिकारकों के बीच। ऐसे ही इस रासायनिक अभिक्रिया में NO3 नेगेटिव आयन नाइट्रेट आयन Na के पास गए हैं और यहां से Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन Ag के पास गए हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भी आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपन अभिक्रियाएं। और जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो हमेशा अवक्षेपन अभिक्रियाओं का एक उदाहरण है। ये थे हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कार्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपापचयी अभिक्रिया। उसके अलावा हम करेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।